अब शनि के बर्फीले चंद्रमा एनसेलाडस पर विचार करें, जो पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक है। वैज्ञानिकों ने इसके निर्माण के लिए आवश्यक 6 तत्वों में से अंतिम तत्व फास्फोरस का पता लगाया है। यह सबसे दुर्लभ तत्व एनसेफेलस के एक महासागर में खोजा गया है। यह दुर्लभ तत्व पृथ्वी पर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, लेकिन दूर के चंद्रमा पर छिपे समुद्रों में इस खनिज की सांद्रता हमारे ग्रह के महासागरों की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक हो सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एनसेलेडस महासागर कार्बोनेट से भरपूर है, ठीक वैसे ही जैसे सोडा वाटर। और यह सोडा वाटर चंद्रमा की चट्टानों में मौजूद फॉस्फेट को घोल सकता है। नई खोज से यह भी पता चलता है कि शनि के अन्य बर्फीले चंद्रमाओं जैसे टाइटन पर पानी में भी फास्फोरस की मात्रा हो सकती है। वैज्ञानिक इस खनिज को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं? खैर, फॉस्फेट, जो फास्फोरस युक्त यौगिक हैं, पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं। डीएनए, आरएनए और कोशिका झिल्ली में ये होते हैं। लेकिन जीवन के लिए आवश्यक उन 6 तत्वों में से जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर हैं, फास्फोरस सबसे कम आम है। 2004 में कैसिनी अंतरिक्ष जांच शनि के दूसरे सबसे बाहरी वलय से धूल में प्रवेश किया। इसे ई रिंग कहा जाता है। यह बर्फ के कणों और सेल इजेक्ट्स से बना है और कैसिनी के कॉस्मिक डस्ट एनालाइजर द्वारा जांचे गए इन बर्फ के कणों का अध्ययन करते समय शोधकर्ताओं ने फास्फोरस का पता लगाया है। एनसेलेडस शनि का 6ठा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह वास्तव में बड़ा नहीं है, केवल 314 मील चौड़ा है। यह अंतरिक्ष पिंड इतना छोटा है कि यह एरिजोना के अंदर समा सकता है। हमें कभी ऐसा करके देखना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जब कैसिनी अंतरिक्ष जांच पहली बार शनि पर पहुंची तो खगोलविदों ने सोचा कि एनसेलेडस बर्फ की एक जमी हुई गेंद होगी। लेकिन फिर आश्चर्य, उन्होंने चंद्रमा की सतह पर गीजर से बर्फीले कणों और जल वाष्प के गुच्छे निकलते हुए देखे। यह स्पष्ट हो गया कि चंद्रमा के चट्टानी कोर और उसके बर्फीले आवरण के बीच एक वैश्विक महासागर था। उन्हीं शोधकर्ताओं ने पहले पता लगाया था कि शनि के चंद्रमा पर जटिल कार्बनिक अणु भी हो सकते हैं। इससे पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि फॉस्फेट इसी तरह की दुनिया में एनसेलेडस के चट्टानी कोर के भीतर फंसे हो सकते हैं। यही कारण है कि नवीनतम कार्य जो संकेत देते हैं कि फॉस्फेट भी महासागर में प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं, एक आश्चर्य के रूप में आया। शोधकर्ताओं ने शनि के ई रिंग से 305 बर्फ के कणों की जांच की और पाया कि उनमें से 9 में फॉस्फेट थे। और ये परिणाम स्पष्ट और अचूक थे। और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ समय पहले हाइड्रोजन और फास्फोरस का एक यौगिक फॉस्फीन शुक्र के बादलों में मौजूद माना जाता था। लेकिन कोई भी इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं ढूंढ पाया है। एनसेलेडस में कोई विवाद नहीं है और फॉस्फेट वहां मौजूद है। खगोलविद यूरोपा को सौर मंडल में सबसे आशाजनक स्थानों में से एक मानते हैं नए जीवन रूपों की खोज के लिए सिस्टम। यह सब इसलिए क्योंकि इस चंद्रमा पर 40 से 100 मील की गहराई वाला एक विशाल खारे पानी का महासागर है। हाँ, यह बर्फ की एक परत के नीचे छिपा हुआ है जो 10 से 20 मील मोटी होने का अनुमान है, लेकिन यह अभी भी संभावित रूप से रहने योग्य है। खगोलविदों का दावा है कि बर्फ के खोल में दरारों से पानी के गुच्छे निकलते हैं और चंद्रमा के महासागर की सामग्री को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। बेशक किसी भी जीवन की तलाश करने वाले मिशन के लिए इतने गहरे वातावरण तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों के पास पहले से ही कुछ सबूत हैं कि बहुत उथले तालाब हैं जो संभवतः चंद्रमा की सतह के बहुत करीब हैं। वे बर्फ के नीचे 1 मील से भी कम गहराई पर स्थित हो सकते हैं। और इस खबर के बारे में 2 अच्छी बातें हैं। सबसे पहले, यह यूरोपा पर जीवन के अस्तित्व की संभावनाओं को बढ़ाता है। और दूसरी बात, अगर यह सच है तो यह भविष्य के मिशनों के लिए इन जीवन रूपों को खोजना आसान बना सकता है। अगर कोई है, फिर हमारे पास टाइटन है, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा। यह पृथ्वी की तुलना में छोटा है और इसका गुरुत्वाकर्षण हल्का है, लेकिन फिर भी यह हमें हमारे ग्रह की याद दिलाता है। पृथ्वी की तरह इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रभुत्व है। टाइटन हमारे सौर मंडल में झीलों और नदियों वाला एकमात्र दूसरा ग्रह है। ये जल निकाय हाइड्रोकार्बन, मीथेन और ईथेन से बने हैं। पानी का एक उपसतह महासागर भी है, लेकिन यह बहुत गहराई में स्थित है और अभी तक कोई भी यह पता नहीं लगा पाया है कि यह महासागर सतह के नीचे किसी चीज से संपर्क करता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो यह सतह पर जटिल रसायन विज्ञान के साथ मिलकर जीवन के लिए ईंधन प्रदान कर सकता है। लेकिन एनसेलेडस और अन्य बर्फीले चंद्रमा सौर मंडल में एकमात्र स्थान नहीं है जहां जीवन हो सकता है या कभी था। 2003 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा
लॉन्च किए गए अंतरिक्ष यान मार्स एक्सप्रेस ने मंगल के वायुमंडल में मीथेन की खोज की। हमारे ग्रह पर वायुमंडल में इस गैस का सबसे बड़ा हिस्सा जीवित प्राणियों द्वारा निर्मित होता है, उदाहरण के लिए मवेशियों द्वारा भोजन पचाने और गैस उत्सर्जित करने से। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि मीथेन मंगल ग्रह के वायुमंडल में लगभग 300 साल तक स्थिर रही और फिर 2006 में मीथेन लाल ग्रह से लगभग पूरी तरह से गायब हो गई और यह शोधकर्ताओं के मॉडल की तुलना में 600 गुना तेजी से हुआ। सवाल यह है कि गैस किसने या कैसे बनाई और यह कहां गई। मंगल ग्रह का एक और रहस्य सूक्ष्म जीव है जो मंगल की सतह के नीचे सो रहे होंगे। वहां वे लाखों सालों तक अंतरिक्ष से आने वाली कठोर विकिरण से सुरक्षित रह सकते थे। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में मंगल ग्रह की स्थितियों का अनुकरण किया ताकि यह जांचा जा सके कि क्या यह संभव है, और वे यह जानकर आश्चर्यचकित थे कि बैक्टीरिया ऐसी परिस्थितियों में 280 मिलियन वर्षों तक आसानी से जीवित रह सकते हैं। तो यह एक लंबी शेल्फ लाइफ है। इसका मतलब है कि अगर मंगल ग्रह पर जीवन था तो हम मंगल ग्रह की मिट्टी में ड्रिलिंग करके ग्रह की सतह के नीचे सबूत पा सकते हैं। अभी मंगल ग्रह पर कोई बहता हुआ पानी नहीं है और कोशिकाएं या बीजाणु बस सूख जाएंगे। साथ ही जमे हुए तापमान सूखी बर्फ के समान है। दूसरे शब्दों में यह गहराई से जमी हुई है, इसे जाने दे। और फिर भी लाल ग्रह पर भूमिगत रहने वाले 6 प्रकार के बैक्टीरिया और कवक हो सकते हैं। उनमें से सबसे अधिक संभावना है कि इसकी सख्त प्रकृति के कारण कोनन बैक्टीरिया का उपनाम दिया गया है। खैर, मुझे लगता है कि वैसे भी समय ही बताएगा। अगर हमें अपने सौरमंडल में पृथ्वी के बाहर जीवन नहीं मिलता है तो हम शायद इसे एक्सोप्लैनेट पर तलाश सकते हैं, जिसे हमारे स्टार सिस्टम के बाहर के ग्रह कहते हैं। उनमें से कुछ बहुत ही आशाजनक दिखते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटरी बी है। यह पृथ्वी से मात्र 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। हाल ही में खगोलविदों ने पाया है कि यह दुनिया पृथ्वी से पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मिलती जुलती हो सकती है। यह हमारे ग्रह से सिर्फ 17% ज्यादा भारी है। यह एक ऐसे तारे की परिक्रमा करता है जो सूरज से कम भारी और मंद है। प्रॉक्सिमा सेंटरी बी तारे के रहने योग्य क्षेत्र के बीच में है। इसका मतलब है कि ग्रह पर तरल पानी और जीवन की संभावनाएं मौजूद हो सकती है। ऐसा लगता है कि यह एक्सोप्लैनेट अपने मूल तारे के साथ ज्वार भाटे से घिरा हुआ है। इसका एक भाग हमेशा तारे की ओर रहता है और दूसरा हमेशा अंधेरे में रहता है। वैज्ञानिकों ने अभी तक यह पता नहीं लगाया है कि ग्रह में वायुमंडल है या नहीं, यह अपने तारे के बहुत करीब से यात्रा कर रहा है या नहीं, और 11 पृथ्वी दिनों के भीतर एक परिक्रमा पूरी करता है या नहीं। तारे से निकलने वाला विकिरण ग्रह की हवा को दूर खींच सकता है। अगर ऐसा है तो प्रॉक्सिमा सेंटरी बी की सतह पर तरल पानी होने की संभावना नहीं है। ग्लिसे 832 सी पृथ्वी से 16.2 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांडीय योजना में यह एक पत्थर फेंकने की दूरी पर है। यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है और अपने मूल तारे के बहुत करीब से यात्रा करता है। यही कारण है कि इस ग्रह पर एक वर्ष मात्र 36 दिन का होता है। लेकिन चूंकि यह तारा एक लाल बौना है जो सूर्य से बहुत ठंडा और मंद है, इसलिए ग्लीज 832 सी को हमारे ग्रह जितना ही प्रकाश और गर्मी मिलती है। साथ ही यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह पृथ्वी के समान है या नहीं। ग्रह पर संभवतः बहुत अधिक घना वायुमंडल है जो एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। यह घटना तब होती है जब कोई ग्रह अपने मेजबान तारे से इतनी ऊष्मा अवशोषित कर लेता है कि वह अंतरिक्ष में वापस नहीं छोड़ पाता। इसका मतलब है कि ग्लिसे 832 सी अपेक्षाकृत ठंडी पृथ्वी के बजाय चिलचिलाती गर्मी वाले शुक्र जैसा दिखने की अधिक संभावना है। अरे, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।